नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप इस कहानी के आगे आने वाले रोज़ाना पाठ सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। कमेंट में ग्रुप का लिंक दिया गया है। चैनल पर कुछ समस्या आ गई है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए यहाँ एपिसोड अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, जहाँ आपको कहानी के आगे के सभी हिस्से सुनने को मिलेंगे। और सब्सक्रिप्शन भी जरूर लेकर सपोर्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। चैप्टर 48। विशाखा की सच्चाई। ए दीपक जी के सामने, जिसे जानकर दीपक जी पहुंचे शिखा जैन के पास। दोस्तों, अब तक आप सपना देखा कि निखिल खन्ना इस वक्त वेद को वेद के कमरे में ही धमका रहा था और बार बार तनीषा की तबीयत के बारे में वेद को बता रहा था। इधर वेद तनीषा का जिक्र बार बार सुनकर निखिल की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, तनीषा राठौर का मुझे कोई रिश्ता नहीं है, वह मेरे लिए मर चुकी है। इधर वेद की बात सुनकर निखिल का गुस्सा वेद पर उतर जाता है और वेद को गुस्से में ही कमरे में छोड़ते हुए निखिल बोलता है, जब तक तुम मेरी बात मन नहीं लेते तब तक तुम इस कमरे में बंद रहोगी। यह सब बोलकर वह एक नज़र खान की तरफ देखकर वेद से बोलता, वैसे खाना खाओ या ना खाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम मेरी बात नहीं मान जाते तब तक तुम इस कमरे में कैद रहोगे। इतना बोलकर निखिल खन्ना उसे कमरे से बाहर निकल जाता है। अब कहानी में आगे। अब तक दिल्ली, खन्ना विला, वेद का कमरा। निखिल की बात सुनकर वेद का गुस्सा बढ़ जाता है और वह जाते हुए निखिल की पीठ को देखते हुए बोलता है, मैं कभी भी उसे तनीषा को माफ नहीं करूंगा जिसने मेरे पापा को इतना बड़ा धोखा दिया, मेरी मासूम बहन को घर से निकाल दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि अंजलि कहाँ जाएगी, किस हालत में रहेगी। अरे इन लोगों ने तो मेरी मासूम बहन पर इतने अत्याचार किए हैं कि मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं उसका भाई होकर उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सब बोलते हुए वेद की आंखों में बार बार तनीषा का चेहरा आ रहा था। तो कभी मासूम अपनी बहन अंजलि का। इधर अपनी बहन के बारे में सोते हुए ही वेद एकदम से बिस्तर पर बैठ जाता है और फिर से उसकी आंखों के आगे अंधेरा आने लगता है। लेकिन वेद खुद को धीरे धीरे संभाल कर अपने मन में ही बोलता है, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि पापा भी इस वक्त पूरे टूट चुके हैं, उन्हें भी संभालने वाला कोई नहीं है और पापा के एक गलत फैसले ने विशाखा की जिंदगी भी खराब कर देनी है। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। एक बहन मेरी वैसे भी मुझे नहीं पता कहाँ है, कि हाल में है, और दूसरी एक घटिया इंसान से अपना रिश्ता जोड़ने जा रही है। यही सब बोलते हुए वेद उसे पूरे कमरे को खड़ा होकर गौर से देखने लगता है तो उसे कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता था। खाकर वेद अपने सामने पड़े खाने को देखकर अपने मन में कुछ सोचकर उसे खाने को खाने लग जाता है और कुछ ही देर में खाना खाकर बेड पर पानी का गिलास पीकर बैठ जाता है और अपने मन में कुछ सोचते हुए बोलता है, मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि इस कमरे में मैं ज़्यादा देर तक बंद नहीं रह सकता। मुझे अंजलि को भी ढूंढना है और धीरज और विशाखा की शादी को भी रोकता है। यही सब सोचे हुए वेद अपने मन में कुछ प्लान बनने लगता है। दूसरी तरफ निखिल वेद के कमरे से निकल जाता है और इस वक्त उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। निखिल गुस्से में ही अपने एक प्राइवेट रूम में जाता है और वहाँ पर जाकर सारा सामान तोड़फोड़ कर नीचे फेंक देता है और गुस्से में बोलता है, वेद मुझे तुमसे सख्त नफरत है, लेकिन अपनी बीवी और अपनी बेटी के लिए मैं तुम्हें जिंदा रख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी वह बहन जिसे तुम पागलों की तरह ढूंढ रहे हो, वह मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कहाँ है और वह कौन है, क्योंकि तुम्हारी यही सजा है, क्योंकि मेरी बेटी तुम्हारी सगी बहन बन चुकी है और वही तुम्हारी बहन रहेगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में ना ही तो कभी अंजलि को आने दूंगा और ना ही दीपक को कभी नहीं। तुम्हें अब तनीषा और मेरे साथ ही रहना होगा। फिलहाल मुझे विशाखा को ढूंढना है, पता नहीं वह किस हालत में है और किसका एस्टरिस्क ने उसे उठाया है और कौन कर रहा है अंजलि की सपोर्ट, मुझे ये भी पता करना होगा। लेकिन सबसे पहले अगर मुझे अंजलि को उसके बल से बाहर निकलना है तो यहाँ तो मुझे दीपक पर हमला करना होगा या फिर जैन परिवार पर। यही सब सोते हुए निखिल अपना मोबाइल उठाता है और एक नंबर डायल कर फोन को अपने काम से लगा लेता है। दूसरी रिंग में ही निखिल का कॉल पिक होता है तो उधर से एक शख्स की ठंडी आवाज आती है, बोलिए अंकल क्या हुआ है। इधर निखिल जैसे ही उधर से एक शख्स की आवाज सुनता है तो अपनी आवाज में घुसा लाते हुए बोलता है, कहाँ हो तुम कुणाल, तुम्हें पता है विशाखा का अभी तक पता नहीं चला है। इधर जैसे ही कुणाल नाम का शख्स निखिल की बात सुनता है तो अपनी आवाज में घुसा लाते हुए बोलता है, डोंट वरी अंकल, बहुत जल्द हम विशाखा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे वह अंजलि चाहिए किसी भी कीमत पर। आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि मैं अंजलि को पाने के लिए कितना पागल हूं। इधर कुणाल की बात सुनकर निखिल अपने गुस्से में को अपने काबू में लाते हुए बोलता है, डोंट वरी अंजलि तुम्हारी ही होगी, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं कि अंजलि को इस वक्त किसी पावरफुल आदमी की सपोर्ट मिल चुकी है। इधर कुणाल जैसे ही निखिल की बात सुनता है तो गुस्से में बोलता है, डोंट वरी अंकल, मैं पता लगा लूंगा कि वह कौन है और किसकी हिम्मत हुई है अंजलि की जिंदगी में आने की, क्योंकि अंजलि सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी अंजलि को मैं कभी किसी का नहीं होने दूंगा। इधर निखिल जैसे ही कुणाल की बात सुनता है तो गुस्से में बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे क्या नहीं, लेकिन मुझे विशाखा मेरे पास चाहिए। मैं मेरी बच्ची को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ कुणाल, मुझे नहीं पता कि अंजलि ने इस वक्त विशाखा को कहाँ रखा है। इधर कुणाल जैसे ही निखिल की बात सुनता है तो गुस्से में बोलता है,
मैं तो कब का विशाखा को बचा लेता अंकल, लेकिन वह का ***** पता नहीं कहाँ से टपक गया मेरे और अंजलि के बीच में। मैं तो विशाखा और प्रीति के साथ साथ अंजलि को भी उठाने के लिए पहुंच चुका था। मेरे आदमियों ने पूरा प्लान बना लिया था और अंजलि को घर भी लिया था, लेकिन उसे का ***** ने मेरे इतने आदमियों को पल भर में जिंदा से मुर्दा बना दिया और एक ही साथ मेरे सारे आदमियों को इकट्ठा कर राख की देर में बदल दिया। सब बोलते हुए उधर से एक शख्स का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और इधर कुणाल की बात सुनकर निखिल गुस्से में बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम अंजलि तक पहुंच चुके थे? इधर कुणाल जैसे ही निखिल की बात सुनता है तो अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए बोलता है, ये संकल्प मैं पहुंच चुका था अपनी अंजलि तक और आपकी बेटी को बचाने के लिए और उसे मित्तल परिवार की बेवकूफ़ लड़की को भी बचाने के लिए, लेकिन पता नहीं कहां से एक पावरफुल आदमी मेरे रास्ते के बीच में आ गया, वरना अब तक तो अंजलि मेरी बाहों में होती और विशाखा आपके घर में और वह मित्तल परिवार की बेवकूफ़ लड़की भी उनके घर में होती। लेकिन कुछ भी हो, मैं उसे इंसान को अब छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे रास्ते में आने की गलती की है। ये सब बोलते हुए उसे शख्स का चेहरा इस वक्त आज से जल रहा था और इधर निखिल जैसे ही कुणाल की बातें सुनता है तो अपने सामने पड़ा वास उठाकर जमीन में फेंक कर मारता है और गुस्से में बोलता है, कुणाल तुम अपने हाथों से इतना बड़ा मौका कैसे जाने दे सकते थे? इधर कुणाल जैसे ही निखिल की बात सुनता है तो उसका भी गुस्सा बढ़ जाता है और वह गुस्से में होता है, शट अप मिस्टर निखिल खन्ना, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जिस पर तुम इस तरह से अपना गुस्सा उतार रहे हो, लिमिट क्रॉस मत करो। इधर जैसे ही विशाल की गुस्से भरी आवाज निकाल के कान में पड़ती है तो निकाल खुद को शांत कर लेता है और अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए बोलता है, शांत हो जा निखिल, क्योंकि तुझे इस वक्त कुणाल की जरूरत है और एक कुणाल ही है जो इस वक्त अंजलि के लिए पागल है और जो अंजलि को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। यही सब बोलते हुए निखिल मन में ही खुद को शांत करता है और इधर कुणाल भी निखिल को शांत देखकर फोन कट कर देता है और गुस्से में ही बोलता है, कौन हो तुम? अब मैं तुम तक पहुंचकर ही रहूंगा जिसने मुझे मेरी अंजलि को अलग करने की कोशिश की है। यही सब बोलते हुए वह शख्स अपना फोन उठाता है और एक नंबर डायल कर गुस्से में बोलता है, पता चला वह कौन है जिसने मेरे और अंजलि के बीच में आने की कोशिश की है। इधर कुणाल की बात सुनकर उधर से एक शख्स बोलता है, बस 2 घंटे के अंदर अंदर आपको अंजलि मैडम की लोकेशन मिल जाएगी। इधर अपने आदमी की बात सुनकर कुणाल ओके बोलकर फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ मित्तल विला नरेंद्र मित्तल इस वक्त गुस्से में अपने घर में बैठे हुए थे और उनके सामने धीरज गुस्से में ही किसी से फोन पर बात कर रहा था। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, मुझे मेरी बहन और विशाखा सही सलामत चाहिए। पता करो कि कौन है वह औरत जो मेरी बहन को और विशाखा को उठाकर लेकर गई है। ये सब बोलते हुए धीरज गुस्से में ही अपने आदमियों पर अपना गुस्सा उतर रहा था। इधर नरेंद्र मित्तल भी गुस्से में फोन पर आईजी साहब से बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जो कुछ भी मित्तल विला में हो रहा था सबकी सारी खबर इस वक्त एक शख्स अपने सीक्रेट कमरे में बैठकर देख रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल थी। मलिक मैंशन, आहान का सेक्रेट रूम। आहान इस वक्त अपने सेक्रेट रूम में बैठा हुआ था जहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और उसे कमरे में अलग अलग एलईडी पर अलग अलग विला की सीसीटीवी फुट चल रही थी, जिसे देखकर आह्वान जोर जोर से हंसाता है और उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि पास खड़ा रेहान अपने भाई की हंसी को सुनकर अपने भाई की तरफ देखकर बोलता है, भाई ये कुणाल है कौन? आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? इधर रेहान की बात सुनकर आहान अपने चेहरे पर डेंजरस स्माइल लाते हुए बोलता है, ना चाहते हो या कुणाल कौन है? ये कुणाल वही है जिसने अंजलि के साथ अंजलि के घर में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अंजलि ने इसे काफी ढूंढने की कोशिश की लेकिन अंजलि इसे नहीं ढूंढ पाई क्योंकि यह कोई और नहीं माफिया से जुड़ा हुआ कुणाल सिंह है जिसने अंजलि के साथ उसे दिन रेप करने की कोशिश की थी और जिस दिन से इसने अंजलि को देखा था उसी दिन से यह अंजलि के लिए पागल था। तब यह इतना पावरफुल और मजबूत नहीं था कि अंजलि को पा सके, लेकिन समय के साथ साथ ये पावरफुल बनता चला गया और अंजलि के लिए इसकी दीवानगी भी बढ़ती चली गई, लेकिन अंजलि तक ये कभी पहुंच नहीं पाया। लेकिन जैसे ही इसे पता चला कि अंजलि दिल्ली है तब जाकर निखिल खन्ना से इसने हाथ में लाया और निखिल खन्ना भी इसकी पावर को देखकर इसे हाथ मिलाने के लिए राजी हो गया, लेकिन यह दोनों ही इस बात से अनजान है कि ये किस टकरा रहे हैं। अपने भाई की बात सुनकर रेहान को वह वक्त याद आता है जब रेहान अपनी गाड़ी में आराध्या को गोद में लिए हुए मलिक मेंशन की तरफ बढ़ रहा था। फ्लैशबैक, आराध्या मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और मैं उसे मॉल को भी जिंदा जला दूंगा जहां पर तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला गया है। अभी रेहान आराध्या को देखकर अपनी मोहब्बत जाता ही रहा था कि तभी उसके कानों में उसके मोबाइल की रिंग पड़ती है तो रेहान गुस्से में ही अपना फोन उठाकर जैसे ही कम से लगता है तो उसके कानों में आहान की बर्फ जैसी ठंडी आवाज पड़ती है, रेहान कहाँ है आप? इधर अपने भाई की गुस्से भरी आवाज सुनकर रेहान आह्वान को सब बताना शुरू करता है तो आह्वान गुस्से में ही उधर से रेहान पर अपना गुस्सा उतारते हुए बोलता है, अंजलि इस वक्त खतरे में है, मुझे अंजलि को संभालने जाना है, तुम जल्दी से आराध्या को हमारे सीक्रेट मेंशन लेकर आ जाओ और हाँ जल्द से जल्द जैन परिवार के हर सदस्य की सिक्योरिटी भी बढ़ा दो। इतना बोलकर रेहान फोन कट कर देता है और रेहान अपने भाई के चेहरे पर चिंता की लकीरें बैठे ही बैठे महसूस कर लेता है और अपने भाई की बात सुनकर फटाफट अपना फोन अपने हाथ में लिए वही एक नंबर डायल करता है और जैसे ही उधर से फोन पिक होता है
तो रेहान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, रॉबिन जल्द से जल्द जैन विला के हर सदस्य की सिक्योरिटी टाइट कर दो। ध्यान रखना कोई भी जैन परिवार किसी भी सदस्य पर कोई भी पहुंच ना पाए और भूलकर किसी को कोई खरोच नहीं आनी चाहिए। इधर रेहान की ठंडी आवाज सुनकर रॉबिन ओके बोलता है तो रेहान फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ आहवान अपने स्टडी रूम से बाहर निकलता है और अपने विला की छत पर जाकर माइकल की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, हेलीकॉप्टर रेडी। इधर आहवान की बात सुनकर माइकल यस बॉस बोलता है तो आहवान अपने सामने खड़े हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है और उसी के साथ माइकल भी बैठ जाता है और आहवान के कुछ बॉडीगार्ड भी। दूसरी तरफ से आहवान के विला के बैक साइड से काफी सारे हेलीकॉप्टर अपने हाथों में ही गन्स लिए और हथियार लिए आसमान में उड़ान भर देते हैं। फ्लैशबैक और रेहान अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में आहान की ठंडी आवाज पड़ती है, पुरानी बातें मत सोचो, जाकर आराध्य को संभालो। और हाँ, अर्जुन अभी बहुत मासूम है, उसे दुनियादारी का कुछ नहीं पता, इसीलिए उसे हमारे दूसरे रूप से दूर रखना। इधर आहवान रेहान की बातों का मतलब समझते हुए हाँ में सिर हिलता है और आराध्या को याद कर आहवान के सेक्रेट रूम से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ रेहान के जाते ही आहवान एकदम से अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलता है, कुणाल तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तो कब से तुम्हारे सामने है और तुम्हारा जानी दुश्मन भी है। तुम्हारा और मेरा आमना सामना बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द, क्योंकि तुमने अंजलि पर अपनी बुरी नज़र डालकर दूसरी बार गलती करती है और तुम्हारी इस गलती नहीं तुम्हारा सब कुछ मेरे सामने लाकर रख दिया। तो मैं क्या लगा था कि तुम किंग की क्वीन पर अपनी नज़र डालोगे तो किंग तुम्हें छोड़ेगा कभी नहीं। तुम्हारी मौत तो इतनी भयानक होगी कि तुम्हारे खानदान में दोबारा फिर से कोई तुम्हारे जैसी नल पैदा नहीं होगी। ये सब बोलते हुए आहान की आंखें एकदम नीली शैतान की तरह लग रही थी। दूसरी तरफ अंजलि इस वक्त ममता जी के कमरे में बैठी हुई थी और ममता जी अपने सामने अंजलि को देखकर बोलती है, बेटा आपने शादी की, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने आहवान मलिक जैसे इंसान को अपनी जिंदगी में आने दिया जो आपकी इतनी परवाह और इतनी केयर करते हैं। इधर ममता जी की बात सुनकर अंजलि ममता जी के सीने से लग जाती है और उनके सीने से लगाते हुए ही बोलती है, माँ हमें नहीं पता कि हमने जो किया वह सही किया या नहीं किया माँ, लेकिन आहवान बहुत अच्छे इंसान है। इधर अंजलि की बात सुनकर ममता जी अंजलि की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोलती है, बेटा हम जानते हैं कि आपके दिल में बहुत जख्म है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप आगे जिंदगी में बढ़ता ही छोड़ दे। हमने आहान की आंखों में बेटा आपके लिए सच्ची मोहब्बत अच्छी है, हमने उनकी आंखों में आपके लिए परवाह देखी है, आपके लिए प्यार देखा है। बेटा उन्हें मौका दो और अपनी जिंदगी को भी एक मौका दो। इधर अपनी माँ की बात सुनकर अंजलि हाँ में सर हिलाती है और अपनी माँ को मेडिसिन देकर कुछ मिनट उनसे बात कर उनके रूम से निकल जाती है। अंजलि के बाहर जाते ही ममता जी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोलते हैं, बेटा पता नहीं आप कब अपने दिल के दर्द हमसे बयां करेंगे, क्योंकि आपकी आंखों में जो हमने दर्द देखे हैं ना, उन दर्द की दवा सिर्फ हमें आहवान में नजर आती है और हमें विश्वास है कि आहवान आपको बहुत जल्द संभाल भी लेंगे। इसी तरह ममता जी भगवान को याद कर और आहवान के बारे में सोचती रहती है और सोचते सोचते ही ममता जी को मेडिसिन के कारण नींद आ जाती है। इधर अंजलि ममता जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक अलग ही इंसान बन जाती है, जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ ठंडापन था। इधर अंजलि ममता जी के रूम से निकलती हुई सीधा आराध्या के कमरे की तरफ बढ़ जाती है, जहां आराध्या इस वक्त बैठी हुई थी। इधर अंजलि जैसे ही आराध्या के कमरे में आराध्या के करीब पहुंचती है तो एक ही झटके में आराध्या का डोर ओपन करती है तो सामने आराध्या अर्जुन के साथ बात करती हुई अंजलि को नजर आती है। इधर आराध्या जैसे ही अपने सामने अंजलि को देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अंजलि भी आराध्या और अर्जुन को सामने देखकर अपना चेहरा नॉर्मल कर लेती है और इधर अर्जुन का ध्यान भी जब अपनी बहन की नजरों का पीछा करता है तो उसका ध्यान अंजलि पर जाता है। तो अर्जुन मुस्कुराते हो आराध्या की तरफ देखकर बोलता है, आपको पता है आराध्या दीदी ने किससे शादी की है। इधर आराध्या अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, हमें सब पता है भाई, हमें तो इस विला में आते ही ममता माँ ने सब कुछ बता दिया। आप जानते हो आहान जीजू कितने अच्छे हैं और उनका भाई रेहान वह तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, वह चल कोड़ा बंदर लंगूर कहीं का। उसने पहली बार हमसे मिला था ना तब हमारी गाड़ी को इतनी बुरी तरीके से डैमेज किया था ना, हम आज तक नहीं भूले। इधर आराध्या के मुंह से रेहान के लिए ये सब सुनकर अर्जुन तो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अंजलि मन में ही मुस्कुराते हुए बोलती है, बेवकूफ रेहान आपको बहुत प्यार करते हैं आराध्या, और आपकी ये छोटी छोटी हरकतें ही उन्हें आपका दीवाना बना रही है और वह सोचते हैं कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमें सब पता है कि रेहान आपसे कितना प्यार करते हैं। यही सब बोलते हुए अंजलि मन में ही रेहान को याद करते हुए आराध्या के करीब जाती है और एकदम से उसके कान खींचते हुए बोलती है, अच्छा बच्चों तो आपको हमारे लाडले देवर जल कुकड़ू बंदर लंगूर उल्लू सब नजर आते हैं और आपको पता है इस उल्लू लंगूर ने आपको बचाया है। इधर आराध्या जैसे ही अंजलि की बात सुनती है तो अपने मुंह पर हैरानी लाते हुए अपने मुंह को खोलकर मुंह पर हाथ रखते हुए बोलती है, क्यों झूठ बोल रही हो दीदी, वह जल कुकड़ा लंगूर हमें क्या बचाएगा, हमें तो अपने बचाया है। इधर आराध्या की बातें जैसे ही अर्जुन के साथ साथ अंजलि सुन रहे थे कि तभी उसे कमरे में एक और आवाज आती है जो सभी को अपनी तरफ खींचती है।
अच्छा तो हम तुम्हें लंगूर नजर आते हैं भाभी, इन्हें समझ लीजिए हम कोई लंगूर नहीं है, हम रेहान मलिक हैं जिन पर बड़ी बड़ी मॉडल अपना दिल हार कर बैठी है। इधर रेहान की बात जैसे ही सबके कानों में पड़ती है तो आराध्या मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाते हुए बोलती है, दीदी आजकल लंगूरों को भी अंगूर पसंद करने लगे हैं, क्या बात है। इधर आराध्या की बात सुनकर अर्जुन जोर जोर से हंसाता है और हंसते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है, कब से लंगूर अंगूर सुन रहा हूँ, बस भी करो ना रेहान भाई, आप मुझे अपनी कर रेसिंग में लेकर जाएंगे ना, छोड़िए इन सबको। इधर अर्जुन की बात सुनकर रेहान का ध्यान अर्जुन पर जाता है तो रेहान अर्जुन के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो अर्जुन, वरना आजकल की बंदरों को ये भी नहीं पता कि सामने खड़े सुपर हीरो से बात कैसे करनी चाहिए। इधर रेहान और आराध्या की नोकझोंक सुनकर अर्जुन के साथ साथ आज अंजलि के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। इधर इसी तरह नोकझोंक चल रही थी कि तभी वहां पर माइकल आता है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है। बिग मैडम आपको और रेहान सर को स्टडी रूम में आह्वान कर बुला रहे हैं। इधर जैसे ही माइकल की बात रेहान और अंजलि के कानों में पड़ती है तो अंजलि और रेहान का चेहरा एकदम से भावहीन हो जाता है और इधर अंजलि माइकल की तरफ देखकर बोलती है, चलिए हम अभी आते हैं। इधर अंजलि की बात सुनकर माइकल यस मैडम बोलकर अपना सिर झुकाते हुए ही आराध्या के रूम से निकल जाता है। उधर रेहान भी अंजलि की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलता है और दोनों जने आराध्या के रूम से बाहर निकल जाते हैं। इधर आराध्या और अर्जुन दोनों को एक साथ आराध्या के रूम से जाता देखकर चुप हो जाते हैं और इधर अर्जुन आराध्या के पास आकर बोलता है, लगता है जीजू को दीदी और सुपर हीरो से जरूर कोई काम होगा। इधर आराध्या अर्जुन की बात सुनकर बोलती है, हाँ इतने बड़े बिजनेसमैन है, जीजू होगा कोई बिजनेस का काम। इधर आराध्या की बात सुनकर अर्जुन और आराध्या दोनों ही कुछ देर और बातें करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ अंजलि रेहान के साथ आह्वान के स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही थी कि तभी कुछ ही देर में आह्वान और अंजलि एक साथ आह्वान के स्टडी रूम में पहुंचते हैं, जहां पर आह्वान एक किंग साइज चेयर पर बैठा हुआ था और इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अंजलि आह्वान के चेहरे को देखकर आह्वान के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है और रेहान भी अपनी भाभी के साथ ही दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। इधर रेहान दोनों को अपने सामने देखकर अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, अंजलि आपको पता है इस वक्त वेद कहाँ पर है। इधर रेहान की बात सुनकर अंजलि की आंखें ठंडी हो जाती है और वह अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, हमें पता है कि वेद भाई कहाँ पर है, लेकिन हम इस बार इसलिए चुप है हाँ जी, क्योंकि हम चाहते हैं कि वेद भाई के सामने पहले सच आए, जो सच हम हमेशा से उनके सामने लाना चाहते थे। और रही बात हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की, तो वह बेवकूफ निखिल करना ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। अगर उसने वेद को खरोच भी पहुंचाए ना तो मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगी। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखें एकदम बर्फ की तरह ठंडी थी और इधर अंजलि की बात सुनकर आह्वान अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलता है, एक तरफ तो आप अपने भाई से नफरत करती है और दूसरी तरफ उसे ठेस पहुंचाने वाले को आप जिंदा दफनाने का दम रखती है। इधर जैसे ही आह्वान की बात अंजलि सुनती है तो अपनी आंखों में गुस्सा लाते हुए बोलती है, हम मानते हैं कि हम वेद भाई से बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा, लेकिन कहीं ना कहीं हमने उन्हें हर दिन अपने लिए तड़पते हुए देखा है, हर दिन हमने अपने लिए आंसू बहते हुए देखा है और हम यह भी जानते हैं कि हमारे भाई गलतफहमी के शिकार हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को भी हमारे भाई को ठेस पहुंचने देंगे और वह पहुंचकर हमारे सामने ही हमारे भाई को दर्द देकर निकल जाएगा। कभी नहीं, हम अपने भाई से कितने ही गुस्सा हो हम उन्हें सजा अपने हिसाब से देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि निखिल खन्ना हमारे भाई को ठेस पहुंचाएगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे, कभी नहीं। और हाँ, विशाखा की न्यूज़ जब निखिल खन्ना को तोड़ेगी ना तब हमें बहुत सुकून मिलेगा, बहुत। ये सब बोलते हुए अंजलि की आवाज में दर्द और एक बदले की आग थी जो महान और रेहान दोनों महसूस कर रहे थे। इधर अंजलि की बातें रेहान और आहान सुन ही रहे थे कि तभी स्टडी रूम में माइकल आता है और अपना सर झुकाकर आहान की तरफ देखकर बोलता है, बस जो वीडियो अपने मीडिया में वायरल करने के लिए दी थी हमने वह वीडियो वायरल कर दी है और वह सबूत भी वायरल कर दिए हैं, जो सबूत हमें क्वीन मैडम ने दिए थे। इधर जैसे ही आह्वान रेहान और अंजलि के कानों में माइकल की आवाज पड़ती है तो अंजलि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। इधर आहान अंजलि की स्माइल को देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, गुड माइकल, अब कुछ ही मिनट में निखिल खन्ना को एक और झटका मिलने वाला है, देखते हैं कितनी देर तक वह तनीषा राठौर को और अपनी इस झूठी इज्जत को बचाकर रखना है। ये सब बोलते हुए आह्वान के चेहरे पर डेविल स्माइल थी और इधर आह्वान की बात सुनकर अंजलि के चेहरे पर भी डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर स्माइल से ज्यादा उसकी आंखों में एक आग नजर आ रही थी। इधर अंजलि निखिल खन्ना को याद करते हुए ही और विशाखा को और तनिषा को याद करते हुए माइकल की तरफ देखकर बोलती है, माइकल उन दोनों का क्या हाल है। इधर माइकल भी अंजलि की बातों का मतलब समझकर एक नज़र आहान की तरफ देखकर अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, मैडम वह दोनों होश में आ चुकी है और दोनों ही पागलों की तरह रोते हुए हमसे विनती कर रही है कि हम उन्हें छोड़ दें। इधर अंजलि जैसे ही माइकल की बात सुनती है तो अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए बोलती है, इस न्यूज़ के वायरस होते ही निखिल खन्ना और तनीषा राठौर को तो झटका मिलने ही वाला है, लेकिन नरेंद्र मित्तल की इज्जत भी अब पूरी नीलाम होने वाली है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों की जिंदगी
मैं पूरी बर्बाद करने वाली हूँ और जब उनकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी तब जाकर इन्हें इनके घर वालों के हवाले कर देना, ताकि बेचारियों को इतना दर्द में देखकर उनके माँ बाप को भी उतना ही दर्द हो जितना दर्द यह लोग दूसरों को देते आए हैं। ये सब बोलते हुए अंजलि की बातों का मतलब समझते हुए माइकल अहान की तरफ देखा है तो अहान आंखों से ही अंजलि की बातों को करने का इशारा माइकल को कर देता है। इधर ध्यान भी अपनी भाभी का दर्द उनकी आंखों में देखकर चुपचाप स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। अंजलि के दर्द को महसूस करते हुए ही आहवान जब स्टडी रूम से रेहान को जाते हुए देखा है तो एकदम से अपने पास पड़ा रिमोट उठाकर अपने स्टडी रूम का दरवाजा एक झटके में बंद कर देता है। और इधर अंजलि जो अपने दुश्मनों को याद करने में इतना खो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि स्टडी रूम से माइकल के साथ साथ रेहान भी जा चुका है। लेकिन आहवान जो इस वक्त अंजलि में खोया हुआ था वह एकदम से अंजलि के करीब आता है और उसकी कमर में अपने दोनों हाथ लपेटकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर वहां पर चूम लेता है। इधर अंजलि जो इस वक्त अपने दुश्मनों को दर्द और तकलीफें देने के बारे में सोच रही थी कि तभी जब उसे अपने गर्दन पर रहा के होंठ महसूस होते हैं तो अंजलि की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। इधर अंजलि की इस हरकत पर आहवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह धीरे से अपने होंठ अंजलि की गर्दन पर चलते हुए एकदम से अंजलि को पलट लेता है और एकदम से अंजलि के चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने होंठ अंजलि के माथे पर रख देता है तो अंजलि की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। और इधर अंजलि की आंखें बंद देखकर आहवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह धीरे से अपने होंठ अंजलि की होठों पर रख देता है और अंजलि को सॉफ्टली किस करने लग जाता है। इधर अंजलि अहान की इस हरकत पर एक पल के लिए तो हैरान रह जाती है, लेकिन दूसरे ही कल खुद को संभाल कर अहान की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। और इधर अंजलि की इस हरकत पर अहान एकदम से अंजलि को कसकर अपने सीने से लगा लेता है और अपने होंठ अंजलि के होठों पर रखकर अंजलि के ऊपर के होठों को चूमने लगता है तो कभी निकले होठों को चूमना शुरू कर देता है। इसी तरह अहान की 10-15 मिनट चलती है और अंजलि भी धीरे धीरे अहान का इसमें साथ देने लग जाती है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया के हर चैनल पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी। जो शख्स उसे वीडियो को देख रहा था वह उन सब शख्स की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो रही थी। जो लोग राठौर और मित्तल को अच्छे से जानते थे उन लोगों के चेहरे पर तो हैरानी के साथ साथ तनीषा राठौर के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग तो दीपक राठौर के लिए बुरा फील कर रहे थे और इधर नरेंद्र मित्तल पर भी लोग उंगलियां उठनी शुरू कर चुके थे। खास करके प्रीति मित्तल के बारे में लोग इतना गलत बोल रहे थे कि अगर नरेंद्र मित्तल इस वक्त वह बातें सुन लेते तो प्रीति को जान से अपने हाथों से ही मार देते। इधर धीरे धीरे वह न्यूज़ दिल्ली से लेकर मुंबई के हर न्यूज़ चैनल पर चल रही थी, फेसबुक, इंस्टा, यहाँ तक कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर भी उसे न्यूज़ को बड़े मजे से दिखाया जा रहा था। राठौर विला के स्टडी रूम में दीपक राठौर चिंता से अपने असिस्टेंट से बात कर रहे थे कि तभी दीपक राठौर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखकर वह अपने सामने खड़े असिस्टेंट से बोलते हैं, जाइए जाकर पता कीजिए कि वेद के बारे में कुछ पता चला है कि नहीं, क्या कह रहे हैं आईजी साहब। इधर दीपक जी की बात सुनकर दीपक जी का असिस्टेंट यस बॉस बोलकर उनके स्टडी रूम से बाहर चला जाता है कि तभी दीपक जी उसे नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो उनके हाथ कांपने लगा जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वह उसे नोटिफिकेशन को ओपन करके उसे वीडियो को देख रहे थे वैसे वैसे उनकी आंखों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इधर 15 मिनट उसे वीडियो को देखने के बाद दीपक जी अपना फोन जमीन पर पटकते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तनिषा तुम एक औरत जात पर कलंक हो, कलंक, तुमने मेरी मासूम बच्ची को अपनी उसे नाजायज औलाद के लिए इतनी तकलीफें दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, घटिया औरत, और तुम निखिल खन्ना, मैं तुम्हें भी कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मेरी हंसती खेलती दुनिया को बर्बाद कर दिया। ये सब बोलते हुए दीपक राठौर गुस्से में ही अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हैं और स्टडी रूम से बाहर निकलते हुए अपने विला से बाहर निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर अपने विल से रवाना हो जाते हैं, अपनी गाड़ी लेकर, और उन्हीं के साथ रवाना हो जाते हैं अंजलि के सेक्रेट गार्डन, जो इस वक्त दीपक राठौर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दीपक राठौर गुस्से में ही अपनी आंखों में नफरत लिए और आंखों में आंसू लिए अपनों को याद करते हुए ही जैन विला की तरफ बढ़ चुके थे। दूसरी तरफ जानविला में शिखा जैन अपने लिविंग हॉल में बैठी हुई थी, जहां पर उनकी आंखों के सामने वही वीडियो चल रही थी जो कुछ देर पहले दीपक जी ने देखी थी। वीडियो में तनीषा राठौर निखिल खन्ना की गोद में बैठी हुई थी और उनके साथ बैठी हुई थी एक 8 साल की लड़की। निखिल खन्ना उसे लड़की को अपनी गोद में लेते हुए बोलता है, मेरी प्यारी प्रिंसेस, आपके पापा ने आपके बर्थडे पर बहुत सारी तैयारियां की है, आपको क्या पसंद है बता दीजिए, हम आपको वह वीला देंगे। इधर तनीषा निखिल की बात सुनकर निखिल के गालों पर किस करते हुए बोलते हैं, आप हमेशा इसी के बर्थडे की तैयारी जोरों शोरों से करते हैं, आपने हमें तो कभी इतने प्यार से कुछ नहीं पूछा। इधर तनीषा की इस हरकत पर निखिल मुस्कुराते हुए तनीषा के गालों पर अपने होंठ रख कर बोलता है, आप तो हमारी जान हो और प्रिंस हमारा सुकून, तो बताइए प्रिंस क्या लेना पसंद करेंगे आप। इधर विशाखा अपने मम्मी पापा का प्यार देखकर बोलती है, पापा मम्मी हमें तो आप दोनों साथ में चाहिए और वेद भाई हमेशा अपने साथ
चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए पापा। इधर विशाखा की बात सुनकर निखिल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और तनीषा भी मुस्कुराते हुए अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है। तभी ये वीडियो बंद होती है कि तभी एक डीएनए रिपोर्ट सबको सुने और दिखाई देती है, जिसमें निखिल खन्ना और विशाखा का डीएनए रिपोर्ट दिखाई जा रहा था। इस डीएनए रिपोर्ट को देखते ही लोगों की सवालों के जवाब लोगों को मिल चुके थे। दूसरी तरफ उसे वीडियो के बंद होते ही एक और वीडियो दिखाया जाता है, जहां पर प्रीति मित्तल इस वक्त एक लड़के की बाहों में एक होटल के कमरे में उसके साथ अल्टीमेट हो रही थी और इस वक्त प्रीति मित्तल पूरी नशे की हालत में थी और वह लड़का भी इस वक्त पूरी नशे की हालत में था। उसे वीडियो को देखते ही सभी लोगों ने प्रीति मित्तल के कैरेक्टर पर उंगली उठानी शुरू कर दी थी। तभी एक और वीडियो वह बंद होती है और दूसरी वीडियो सबकी आंखों के सामने आती है, जहां पर प्रीति एक और लड़के के साथ एक और लड़के की बाहों में नजर आती है और अलग ही होटल और एक अलग ही कमरे के अंदर, जहां पर प्रीति इस वक्त पूरे होश में थी और उसे लड़के के साथ उसे लड़के की बाहों में मदहोशी से उसे लड़के के साथ अल्टीमेट हो रही थी, जहां पर इस वक्त प्रीति के जिस पर एक भी कपड़ा नहीं था और प्रीति उसे लड़के की बाहों में भी गलती जा रही थी, जैसे जैसे अंजलि आई अपने असली रूप में विशाखा और प्रीति के सामने। दिल्ली खन्ना मेंशन वेद का रूम। निखिल खन्ना गुस्से से अपने उसे कमरे से बाहर निकल जाता है और इस वक्त उसका आदमी भी उसके साथ चल रहा था, जो वेद का संदेश निखिल को देने आया था। इधर निखिल की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी और उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी मासूम बेटी का चेहरा आ रहा था, जिसे याद कर पाल पाल उसके अंदर अपनी बेटी को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। और इधर तनीषा की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसके बारे में सोच सोच कर पागल होता जा रहा था और उसका गुस्सा भी अपने आदमियों पर उतरता जा रहा था। इधर तनीषा और विशाखा के बारे में सोचते सोचते निखिल वेद के रूम के बाहर आकर रुकता है, तो वेद के रूम का दरवाजा निकाल के रुकते ही निखिल का आदमी ओपन करता है, तो निखिल अपने आदमी के साथ वेद के रूम में दाखिल होता है। इधर वेद अपने मन में प्लान बनाए हुए ही बेड पर बैठा हुआ था और जैसे ही उसे उसके रूम के दरवाजे खुलने की आवाज आती है, तो वेद की नजर दरवाजे पर जाती है, जहाँ इस वक्त निखिल का चेहरा उसे गुस्से से लाल नजर आ रहा था। इधर निखिल वेद को अपने सामने देखकर अपनी दोनों पेट की जेब में हाथ डालते हुए वेद के करीब आते हुए बोलता है, क्या फैसला लिया है तुमने वेद? इधर वेद निखिल की बातों का मतलब समझकर निखिल की तरफ देखकर अपने बेड से खड़ा होता है और उसके सामने आकर बोलता है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कैद में नहीं रह सकता। और हाँ, इतनी जल्दी में तनीषा राठौर को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। इधर निखिल जैसे ही वेद की बात सुनता है तो कुछ सोचकर वेद की तरफ देखकर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, क्योंकि हर तो तुम भी हुए हो कहीं ना कहीं तनीषा का सच जानकर, इसलिए मैं तुम्हें इतनी जल्दी तनीषा को माफ करने को नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज उसे संभाल लो। कहीं ना कहीं तुम भी ये बात जानते हो कि एक माँ के दिल का दर्द क्या होता है और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम्हारा गुस्सा जायज है वेद, लेकिन मैं तनीषा को इतने दर्द और तकलीफ में नहीं देख सकता। इधर निखिल की बातें सुनकर वेद के हाथों की मुठिया तो बन चुकी थी, लेकिन वह अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए ही निखिल की तरफ देखकर बोलता है, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। मैं क्या तुम्हें नहीं रह सकता? मुझे आज़ादी चाहिए। इधर वेद की बात सुनकर निखिल की आंखें थोड़ी लाल हो जाती है और वो वेद की तरफ देखकर बोलता है, देखो वेद, मैं तुम्हें अकेले तो इस विला से बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे अभी तुम पर भरोसा नहीं है। हाँ, मैं इतना कर सकता हूँ कि जब भी तुम बाहर जाओगे मेरे खास आदमी तुम्हारे साथ जाएंगे, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इधर निखिल की बात सुनकर वेद एक नज़र निखिल की तरफ देखकर हाँ मैं सर हिला देता है, तो निखिल राहत की सांस लेते हुए वेद की तरफ देखकर बोलता है, आओ मेरे साथ। इधर वेद जैसे ही निखिल की बात सुनता है तो हाँ मैं सिर हिलाते हुए वेद निखिल के साथ ही उसे बंद कमरे से बाहर निकल जाता है। निखिल मन में तनीषा की तबीयत को लेकर सोचते हुए ही निखिल वेद को अपने साथ एक कमरे में लेकर जाता है, जहां पर इंटर होते ही निखिल वेद की तरफ देखकर बोलता है, जो जाकर फ्रेश हो जाओ और अपनी हालत सुधार लो, क्योंकि तनीषा तुम्हें इस हालत में देखोगी तो उसे बुरा लगेगा। और हाँ, तुम्हारे कपड़े भी इस रूम में अवेलेबल है, तुम्हारे जरूर का हर सामान इस कमरे में है। इधर निखिल की बात सुनकर वेद उसे कमरे को चारों तरफ से देखकर निखिल की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देता है, तो निखिल वेद के कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर निखिल के जाते ही वेद के चेहरे पर डेंजरस स्माइल आ जाती है और वेद निखिल की जाती हुई पीठ को देखते हुए बोलता है, निखिल खन्ना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे घटिया औरत को इतनी जल्दी माफ कर दूंगा? कभी नहीं, ना ही तो मैं तुम्हें कभी माफ करने वाला हूं और ना ही उसे औरत को जिसने अपनी ही सगी बेटी को अपने ही घर में हजारों दर्द दिए, जिसने अपनी ही बेटी को अपने घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं उसे औरत को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अगर इस वक्त मैं तुम्हारी बातें मान रहा हूं ना निखिल, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। यही सब बोलते हुए वेद एक नज़र उसे कमरे को अच्छी तरह से देखते हुए उसे कमरे के क्लोज इट रूम में जाता है और वहाँ से अपने लिए एक लोअर टी शर्ट निकाल लेता है और टॉवल भी निकाल लेता है और उन कपड़ों को लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ निखिल एक कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और जैसे ही निखिल उसे कमरे का दरवाजा खोलना है तो उसकी आंखों में सामने बैठी औरत को देखकर दर्द उतर जाता है और चेहरे पर चिंता की लकीरें अपने आप आ जाती हैं।
इधर निखिल अपने दिल में दर्द लिए उसे कमरे में इंटर होता है तो तनीषा उसे बेड पर अपना सर बेड के पीछे लगाकर और बेड पर बेजान सी बैठी हुई नजर आती है। तनीषा को देखते हुए ही निखिल धीरे धीरे अपने कदम तनीषा की तरफ बढ़ता है तो तनीषा जो इस वक्त बेजान सी अपने बेड पर बैठी हुई थी कि तभी उसकी निगाहें सामने जाती है जहां उसे निखिल अपनी तरफ नजर आता हुआ दिखाई देता है। निखिल को देखते ही तनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके चेहरे से दो ही लफ्ज निकलते हैं, निखिल मेरे बच्चे कहाँ है। इधर तनीषा की बात सुन करने के लिए एकदम से तनीषा के करीब आता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, शांत हो जाओ तनिषु, बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होंगे। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम्हारा वेद आ रहा है तनिषु। इधर तनीषा जैसे ही सुनती है कि वेद आ रहा है तो वह अपनी आवाज में हल्की सी खुशी लाते हुए निखिल की तरफ देखकर बोलती है, क्या तुम सच बोल रहे हो निखिल, मेरा वेद आ रहा है, मेरा बेटा मुझसे मिलने आ रहा है। इधर तनीषा की बात सुनकर निखिल तनीषा का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे पर आए हुए आंसुओं को साफ कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, हाँ तनीषा, वेद तुमसे मिलने आ रहा है, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम चिंता मत करो। और रही बात विशाखा की, विशाखा भी बहुत जल्द तुमसे मिलने आने वाली है। इधर वेद और विशाखा का जिक्र सुनकर तनीषा कसकर निखिल को अपने सीने से लगा लेती है और रोते हुए बोलती है, थैंक यू निखिल, तुमने मुझे मेरे बच्चे लौटा दिए। इधर निखिल तनीषा को संभालते हुए ही कुछ देर तनीषा से बात करता है और प्यार से तनीषा के सर पर हाथ रखकर बोलता है, तनीषा क्या तुम मेरा एक कहना मानोगी। इधर तनीषा निखिल की तरफ देखकर हाँ में सर हिलाती है तो निखिल तनीषा का मुरझाया चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोलता है, तनीषा जाकर रेडी हो जाओ, क्या तुम अपने बेटे को इस हालत में मिलेगी, क्या बीतेगी तुम्हारे बेटे पर जब वह तुम्हें इस हालत में दिखेगा। इधर तनीषा जैसे ही निखिल की बात सुनती है तो अपनी हालत को देखकर फिर एक नज़र निखिल की तरफ देखकर बोलते हैं, आप सही बोल रहे हो वेद, अगर मुझे इस हालत में देखेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे खुद को सुधारना होगा। एक कम कीजिए, आप 5 मिनट वेट कीजिए, हम अभी फ्रेश होकर रेडी होकर आपके सामने आते हैं, फिर आप बताइएगा कि हम आपको कैसे लगाते हैं। इधर तनीषा की बात सुनकर निखिल हाँ में सिर हिलता है तो तनीषा अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है और अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए अपने प्यारे बेटे वेद को याद कर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। इधर तनीषा के वॉशरूम में जाते ही निखिल की आंखें फिर से गुस्से से लाल हो जाती है और उसके हाथों की मुठियां बन जाती हैं। निखिल अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए ही तनीषा को वॉशरूम में जाता देखते हुए ही बोलता है, जिसने भी मेरी मासूम तनीषा की चेहरे पर इतना दर्द दिया है ना, अगर मैं उसकी जिंदगी दर्द और तकलीफों से ना भर दी तो मेरा नाम भी निखिल खन्ना नहीं। और अंजलि, तुम्हें इस तरह बर्बाद करूंगा कि तुम अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी मौत के लिए दुआ मांगेगा भगवान से, यह मेरा तुमसे वादा है। क्योंकि जिस कुणाल सिंह को तुमने अपना दीवाना बनाया है ना, वह सबसे हैवानी इंसान है जो तुमसे पागलों की तरह प्यार तो करता है लेकिन वह एक ऐसा शैतान है जिसके अंदर ना ही तो रहम है ना ही किसी के लिए दया। ये सब बोलते हुए निखिल शैतानों की तरह मन में मुस्कुराता है और कुणाल सिंह को याद करते हुए ही तनीषा के रूम में पड़े एक किंग साइज सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ मलिक मेंशन बेसमेंट। मलिक मेंशन के बेसमेंट में इस वक्त एक बंद कमरे में एक किंग साइज सोफे पर आहार मलिक बैठा हुआ था और उसके सामने दो लड़कियां अपने हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, प्लीज़ हमें जाने दो, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। इधर रहान मलिक उन लड़कियों को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा है तो अपनी ठंडी आवाज़ में बोलता है, मिस विशाखा खन्ना, तुमने जो गलती की है ना वह माफ़ी के काबिल नहीं है। तुम एक खुद लड़की होकर किसी लड़की की इज्जत को बर्बाद करने पर लगी हुई थी तो मैं शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। इधर इतनी बर्फ जैसी ठंडी आवाज़ सुनकर विशाखा जो अभी गिड़गिड़ाते हुए हमसे खुद को छोड़ने के लिए मिन्नतें कर रही थी, वह जैसे ही वह इतनी ठंडी आवाज़ सुनती है तो उसकी रीढ़ की हड्डी तक कहाँ पर जाती है। इधर विशाखा का डरा चेहरा देखकर माइकल के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है और तभी उन सबके कानों में एक और आवाज पड़ती है, देखिए सर, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो विशाखा के सिर्फ साथ आई थी, मैं सच बोल रही हूँ सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और यह सारा प्लान विशाखा का था। प्लीज़ सर मुझे तो जाने दीजिए, मैं दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर। यह सब बोलते हुए प्रीति की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ रहे थे और इस वक्त प्रीति के चेहरे पर उंगलियों के निशान भी साफ नजर आ रहे थे। इधर प्रीति की आवाज़ जैसे ही वहाँ के कान में पड़ती है तो आहान की नज़र प्रीति पर जाती है तो प्रीति को देखते ही आहान की आंखें ठंडी हो जाती है और वह अपनी ठंडी आवाज़ में प्रीति की तरफ देखकर बोलता है, मिस प्रीति मित्तल, आपकी मासूमियत के चर्चे पूरे दिल्ली और मुंबई में फैल चुके हैं, इसीलिए आप तो चुकी रहिए। आप जैसी लड़कियां ना ही तो किसी की बेटी कहलन के लायक है और ना ही कभी किसी की पत्नी और ना ही कभी किसी के घर की इज्जत बनने के लायक होती है। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि आपने जिस लड़की पर हमला किया है ना, वह मेरी बहन जैसी है। इधर रहान की आवाज़ जैसे ही प्रीति और विशाखा के कान में पड़ती है तो दोनों की आंखें
हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और डर दोनों के चेहरे पर साफ नजर आने लगता है। इधर विशाखा आहान की बात सुनकर जोर जोर से रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इधर विशाखा अभी इतना बोल ही रही थी कि तभी उसे कमरे में सभी के कानों में हील की टिकटक की आवाज आती है। जैसे ही सभी का ध्यान उसे हील की टिकटक पर जाता है तो आह्वान उसे तरफ अपना चेहरा नहीं करता, लेकिन उसके चेहरे पर उसे हील की आवाज सुनकर डेविल स्माइल आ जाती है। इधर विशाखा और प्रीति का ध्यान जब उसे हील की आवाज पर जाता है तो वह अपनी आंसुओं भरी आंखों से उसे तरफ नजर करती है, जहां पर उन्हें एक खूबसूरत लड़की एक साड़ी में नजर आती है। इधर उसे खूबसूरत लड़की को देखते हुए ही विशाखा की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और प्रीति की तो नजर उसे लड़की से हटती ही नहीं। इधर विशाखा उसे लड़की को देखते हुए ही बोलती है, अंजलि। इधर अंजलि जो अभी उसे कमरे में इंटर हुई थी, वह अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाते हुए अपने कदम आह्वान की तरफ बढ़ा देती है और इधर आह्वान भी अपनी नजर जब अंजलि की तरफ करता है तो अंजलि को देखता ही रह जाता है। इधर विशाखा अभी अंजलि का नाम ले ही रही थी कि तभी प्रीति के मुंह से भी निकलता है, अंजलि भाभी। इधर अंजलि जैसे ही प्रीति की बात सुनती है तो बिना प्रीति की तरफ देख सीधा आह्वान की तरफ बढ़ जाती है और बिल्कुल आह्वान के पास जाकर आह्वान के साथ ही उसे सोफे पर बैठ जाती है जहां पर आह्वान बैठा हुआ था। इधर अंजलि को अपने पास देखकर आह्वान अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, आ गई आप प्रिंसेस। इधर अंजलि जैसे ही आह्वान की बात सुनती है तो हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी निगाहें विशाखा और प्रीति की तरफ करती है तो विशाखा की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी और उसके चेहरे पर अंजलि को देखकर नफरत और हैरानी के साथ साथ गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। विशाखा अंजलि को देखते हुए ही गुस्से में बोलती है, कमीनी, तूने मुझे यहाँ पर कैद किया हुआ है, तू वापस कब आई? इसका मतलब जो कुछ भी हम सबके साथ हो रहा है वह तू कर रही है ना? तुझे शर्म नहीं आती अपनी बहन को यहाँ पर कैद करते हुए? अभी विशाखा अंजलि को देखकर गुस्से में बोल ही रही थी कि तभी अंजलि का गुस्सा भी विशाखा को देखकर बढ़ जाता है और वह एकदम से अपने सोफे से खड़ी होती है और गुस्से में विशाखा की तरफ कदम बढ़ाते हुए एकदम से विशाखा के सामने आती है और घुटनों के बल बैठकर विशाखा के बालों को खींचते हुए बोलती है, कौन सी बहन, कैसी बहन? तुम जैसी घटिया बदचलन लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। तुम तनीषा राठौर की नाजायज औलाद हो। ये बात समझा, दोबारा मुझे अपनी बहन खाने की गलती मत करना। और हाँ, किया है मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ जो तुम सोच रही हो वह सब मैं ही किया है। मैं ही तेरी माँ की और तेरी जिंदगी बर्बाद की है। सब बोलते हुए अंजलि की आंखें गुस्से से लाल थी और इधर अंजलि की बात सुनकर विशाखा के चेहरे पर दर्द के साथ साथ गुस्सा भी नजर आने लगता है। अभी इधर अंजलि विशाखा के बालों को खींची रही थी कि तभी विशाखा अंजलि के हाथों से अपने बालों को छुड़ाते हुए बोलती है, शट अप अंजलि, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अगर तुम वापस आ ही गई थी तो तुम घर पर आती। ये सब क्या खेल खेला है तुमने अपने ही परिवार के साथ और तुम इतना गिर जाओगी मैं कभी नहीं सोचा था। अरे तुम अपनी ही मन पर उंगली उठा रही हो, अपने ही परिवार को बर्बाद कर रही हो और तुम मुझे घटिया और गिरी हुई बोलती हूँ। घटिया और गिरी हुई हो तुम अंजलि, तुम। इधर विशाखा अभी इतना बोल ही रही थी कि एकदम से अंजलि विशाखा के बालों को छोड़ देती है और खींचकर विशाखा के चेहरे पर थप्पड़ मारकर बोलती है, यू शट अप, दोबारा मेरे सामने अपनी ये जुबान मत खोलना वरना कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। कौन सा घर, कौन सा परिवार? ना ही तो वह मेरा कभी घर था और ना ही तुम्हारी माँ कभी मेरी माँ थी। तुम लोगों ने तो मुझे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। जो भाई कभी मेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करता था, तुम लोगों ने मुझे मेरा भाई भी दूर कर दिया। मुझे मेरे ही घर में नौकर बनाकर रखा। जो पापा कभी मेरी एक मुस्कुराहट के लिए सारा दिन मुझे हंसते और मनाने में लगे रहते थे, वही पापा मुझसे दूर कर दिए तुम लोगों ने। अरे तुम तो इतनी घटिया और गिरी हुई हो कि अपने ही दोस्तों को घर बुलाकर मेरे साथ जो कुछ तुमने करवाने की कोशिश की थी ना, मैं अभी भूल ही नहीं हूँ। विशाखा, अब मैं आई हूँ तुमसे अपने हर दर्द का, अपनी तकलीफों का हिसाब लेने। ये सब बोलते हुए अंजलि की आंखों के आगे वह पल आ रहे थे जब जब विशाखा ने उसे तकलीफें दी थी, जब जब उसे सबके सामने जलील किया था। न जाने कितनी बार अंजलि के कैरेक्टर पर विशाखा ने उंगलियां उठाई थी लोगों से। ये सब याद करते हुए ही अंजलि की आंखें गुस्से से लाल थी और इधर अंजलि की बातें सुनकर विशाखा अंजलि की तरफ देखकर बोलती है, झूठ मत बोलो अंजलि, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि तुम खुद अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करती थी। मैंने कभी भी मम्मी और पापा को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया था। इधर विशाखा को इतना साफ झूठ बोलता देखकर अंजलि कुछ बोलती कि तभी आह्वान एकदम से विशाखा के सामने आता है और खींचकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारता है, जिससे विशाखा का कर घूम जाता है और वह एकदम से जमीन पर गिर जाती है। इधर सभी लोग हैरान थे कि अभी अभी क्या हुआ, यहाँ तक कि अंजलि भी हैरान थी कि अभी विशाखा के साथ क्या हुआ कि तभी उसका ध्यान आह्वान पर जाता है, जिसकी आंखें अभी गुस्से से जल रही थी और इस वक्त आह्वान की नीली आंखें गुस्से से लाल थी और उसके हाथों की मुठियां भी बनी हुई थी। इधर आह्वान अंजलि को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और विशाखा की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, दोबारा अपनी जुबान से मेरी क्वीन के बारे में ये शब्द निकाल लेना तो तुम्हारी यह जुबान काट कर तुम्हारे बाप को गिफ्ट कर दूंगा। इधर इतनी ठंडी आवाज सुनकर विशाखा जो अभी जमीन पर गिरी हुई थी उसकी रीढ़ की हड्डी कहाँ
पर जाती है और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं और इस वक्त विशाखा के चेहरे पर वहां की 5 उंगलियां ऐसी छुपी हुई थी। इधर विशाखा की ऐसी हालत देखकर प्रति जो पहले कुछ बोलते ही लगी थी कि उसकी भी बोलती बंद हो जाती है और वह अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए अंजलि से बोलता है, अंजलि भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ विशाखा ने किया है, आराध्या के साथ मैं सच बोल रही हूँ भाभी। इधर अभी प्रीति अंजलि को भाभी भाभी बोल ही रही थी कि तभी एकदम से आह्वान की ठंडी आवाज प्रीति को डरने पर मजबूर कर देती है। यू शट अप, क्या भाभी भाभी लगा रखा है कौन भाभी, दोबारा अंजलि को अपनी भाभी मत बोलना वरना तुम्हारे भाई के शरीर के हर हिस्से दिल्ली में बिखरे होंगे और तुम अपने हाथों से अपने भाई के शरीर को इकट्ठा करती फिरोगी। इधर आहान की बात सुनकर प्रीति की नजरें आहान पर जाती है तो प्रीति की आंखों में डर साफ नजर आने लगता है और अपने भाई के बारे में ये सब सुनकर प्रीति अंजलि की तरफ देखकर बोलती है, भाभी ये सब क्या है, कौन है यह और यह भाई के बारे में ये सब बोल रहे हैं और आप चुप खड़ी हो। इधर प्रीति के मुंह से फिर से अंजलि के लिए भाभी सुनकर आहान का गुस्सा बढ़ जाता है और वह एकदम से प्रीति के करीब आता है और प्रीति को बालों से पकड़कर खींचते हुए अंजलि के कदमों में फेंकते हुए बोलता है, भाभी नहीं है ये तुम्हारी मेरी क्वीन है, मेरी बीवी मेरी वाइफ, तो ये तुम्हारी भाभी कब हुई, जवाब दो। तुम्हारे उसे घटिया भाई के साथ मेरी पत्नी का नाम मत जोड़ना वरना तुम्हारे खानदान का नाम आगे बढ़ने वाला नहीं बचेगा। इधर जैसे ही प्रीति जमीन पर गिरती है अंजलि के कदमों में तो आहान की बातें जैसे ही उसके कानों में पड़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वह हैरानी से अंजलि के कदम में पड़ी हुई ही अंजलि की तरफ अपनी नजर करती है तो अंजलि अपनी ठंडी आवाज में प्रीति की तरफ देखकर बोलती है, क्या हुआ प्रीति, इतनी हैरान क्यों हो तुम, जो कुछ भी तुम सुन रही हो वह सच है, ना ही तो मेरा तुम्हारे भाई से चल कोई रिश्ता था और ना ही आज है, ना ही कल तुम्हारा भाई मेरे लायक था और ना ही मैंने कभी उसे अपना कुछ माना था। ऐसे घटिया गिरे हुए इंसान को तो मैं अपना दोस्त ना मानो, हमसफर तो बहुत दूर की बात है। और दोबारा मुझे अपनी भाभी मत कहना क्योंकि तुम्हारे मुंह से भाभी सुनकर मुझे तुमसे और नफरत हो रही है और तुम्हारा ये बार बार भाभी कहना मुझे तुम्हें ही तकलीफ पहुंचाने वाला है। इधर अंजलि की बात सुनकर प्रीति हैरान रह जाती है और उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। इधर अंजलि दोनों की हालत को देखते हुए ही आहान की तरफ देखकर बोलती है, चलिए हमें देर हो रही है। इधर अंजलि के इतना बोलते ही आह्वान अंजलि के करीब आता है और उसकी कमर में अपना हाथ डालते हुए बोलता है, चलिए जान। इधर आह्वान को अंजलि के इतने करीब देखकर प्रीति अंजलि की तरफ देखकर बोलती है, इसका मतलब आपने कभी मेरे भाई से प्यार नहीं किया था, इसका मतलब आपने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ा था, वह भी इस इंसान के लिए, मैं सच कह रही हूँ ना अंजलि। इधर प्रीति की बात जैसे ही अंजलि के कानों में पड़ती है तो आहान और अंजलि के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और अंजलि पलटकर प्रीति की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, कुछ भी समझ लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम जैसे दो गले इंसानों को मैं कभी भी सफाई देना जरूरी नहीं समझती और हाँ, ना ही तो तुम्हारा मुझे कोई रिश्ता है और ना ही मेरा तुम्हारे परिवार से, इसीलिए अपने मुंह से मुझे दोबारा भाभी मत बोलना। और हाँ, रही बात मेरे घर छोड़ने की या ना छोड़ने की, वह मेरा डिसीजन था और वैसे भी तुम्हारे भाई के लायक ये घटिया कैरेक्टरलेस लड़की ही है, जैसा तुम्हारा भाई कैरेक्टरलेस है वैसे ही ये भी कैरेक्टरलेस है। ये सब बोलते हुए अंजलि आहान की तरफ देखती है तो आह्वान अंजलि का हाथ पकड़ते हुए ही अंजलि को उसे बेसमेंट के रूम से बाहर ले जाता है और इधर अंजलि और आह्वान को जाता देखते हुए ही प्रीति जोर जोर से रोने लग जाती है और इधर विशाखा जो अभी आहान का थप्पड़ खाकर संभाली भी नहीं थी, वह जैसे ही अंजलि की बातें सुनती है तो उसकी नफरत और बढ़ जाती है और वह मन में ही बोलती है, अंजलि अगर पापा को पता चला ना इस खेल के पीछे तुम हो तो पापा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और जिस अमीर आदमी को तुम फंसाकर उसका उसे कर रही हो ना उसे इंसान को भी मेरे पापा ने अगर अपने घर में नौकर न बनाया ना तो मेरा नाम भी विशाखा खन्ना नहीं। ये सब बोलते हुए विशाखा की आंखें गुस्से से लाल थी और अपने पापा को याद करते करते ही विशाखा की आंखों से आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। प्रीति भी खुद को समझते हुए विशाखा के करीब जाती है और विशाखा के करीब आते ही उसके सीने से लग जाती है और रोते हुए बोलती है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो विशाखा, कुछ तो करो हमें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। प्रीति का रोना देखते हुए ही विशाखा होश में आती है और एकदम से प्रीति को खुद से दूर कर खींचकर उसके चेहरे पर थप्पड़ मारकर बोलती है, अब मेरे गले क्यों लग रही है, जा उसी के गले लगा, बहुत उसे भाभी भाभी बोल रही थी ना। तो इधर प्रीति जैसे ही विशाखा से थप्पड़ खाती है और जैसे ही विशाखा की बात सुनती है तो एकदम से रोते हुए बोलती है, यार मैं तो उसे हाथ में करना चाहती थी ताकि हम यहाँ से निकल सके, तूने देखा नहीं वह अब वह वाली अंजलि नहीं लग रही जो बहुत पहले थी, जिसे हम डरा कर धमका कर अपना हर काम करवा लेते थे, लेकिन अब तूने देखा नहीं उसकी पावर। और वह लड़का जो अभी उसके साथ था, चाहे हम उसकी सिर्फ आंखें देख पा रहे थे लेकिन वह कितना हैंडसम था, कितना पावरफुल लग रहा था, वह तूने ये चीज नोटिस नहीं की। इधर प्रीति की बातें सुनकर विशाखा का ध्यान भी अब इस बात पर जाता है तो विशाखा गुस्से में ही आह्वान को याद कर बोलती है,
कौन हो तुम, क्यों मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा ऑरा बहुत अलग है। तुम्हारी वह नीली आंखें किसी को भी तुम्हारा दीवाना होने पर मजबूर कर सकती है। आहवान के बारे में सोचते सोचते ही विशाखा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह गुस्से में ही अंजलि को गालियां देते हुए बोलते हैं, वह तो तुमने इस अमीर हैंडसम आदमी को अपने हुस्न के जाल में फंसाया है और इसी की मदद से तुम हम सबकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हो। इसी की मदद से तुम हमसे बदला ले रही हो और खास करके मुझे और मेरी माँ से। डोंट वरी अंजलि, अगर मैं तुम्हारे दूसरी तरफ। इधर आहवान अंजलि को लेकर बेसमेंट से बाहर जा चुका था और इस वक्त दोनों जने मेंशन के अंदर लिविंग हॉल में बैठे थे। इधर अंजलि और आहान अभी लिविंग हॉल के सोफे पर बैठे ही थे कि तभी वहां पर आराध्या और अर्जुन आते हैं। तो आराध्या आहवान के करीब आते हुए बोलती है, जीजू आप लोगों ने तैयारी कर ली। इधर आहवान जैसे ही आराध्या की बात सुनता है तो आराध्या की तरफ देखकर बोलता है, हाँ बच्चा हमने तैयारी कर ली है। इधर आराध्या जैसे ही आहान की बात सुनती है तो मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे वह जीजू, इसका मतलब आप और दीदी दोनों ही मुंबई जा रहे हो और वह जल कुकड़ा तो नहीं जा रहा आपके साथ। इधर आराध्या अभी इतना बोल ही रही थी कि तभी लिविंग हॉल में रेहान की आवाज पड़ती है, हाँ मैं नहीं जा रहा हूँ भाई के साथ, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे अभी रेहान इतना बोला ही था कि तभी रेहान की आवाज सभी के कानों में जाती है तो सभी का ध्यान रेहान पर जाता है। इधर रेहान को देखते ही अर्जुन एकदम से रेहान के करीब जाता है और मुस्कुराते हुए रेहान की तरफ देखकर बोलता है, सुपर हीरो तो आप घर में ही हो, फिर तो मजा आ जाएगा क्योंकि मैं आपके साथ टाइम बिताना चाहता हूं और मुझे आपके साथ आपकी कार रेसिंग में भी जाना है। अर्जुन की बात सुनकर रेहान मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोलता है, जरूर अर्जुन, आज हम आपको हमारे साथ हमारी कार रेसिंग में लेकर जाएंगे। ये सब बोलते हुए रेहान तिरछी नजरों से आराध्या को देख रहा था जिसके चेहरे पर कार रेसिंग सुनकर हल्की सी चमक नजर आ रही थी। आराध्या अभी कार रेसिंग का सुनकर कुछ बोलती कि तभी अंजलि आराध्या की तरफ और रेहान की तरफ देखकर बोलती है, रेहान क्या आप आराध्या को भी अपने साथ ले जाएंगे कार रेसिंग के लिए? इधर अंजलि की बात सुनकर रेहान एक नज़र आराध्या को देखता है तो एक नज़र आराध्या को देखा है जो बड़ी उम्मीद से अपनी बहन से आंखों से ही इशारे कर रही थी कि उसे भी कार रेसिंग में जाना है। इधर आराध्या की रिक्वेस्ट को रेहान और आहान दोनों ही नोटिस कर रहे थे कि इधर अंजलि की तरफ देखकर आहवान अपनी ठंडी आवाज में बोलता है, जरूर रेहान आराध्या और अर्जुन को अपने साथ लेकर जाएगा, तुम चिंता मत करो अंजलि। इधर अपने भाई की बात सुनकर रेहान चढ़ते हुए बोलता है, ठीक है भाई और भाभी कह रहे हैं तो मैं इस बंदरिया को अपने साथ ले जाऊंगा, वरना मुझे भी ऐसी बंदरिया को अपने साथ ले जाने का कोई शौक नहीं है। इधर आराध्या जैसे ही रेहान की बात सुनती है तो चिढ़ते हुए बोलती है, हाँ मैं भी जीजू और दीदी के लिए तुम्हारे साथ जा रही हूँ, वरना मुझे भी तुम्हारी उसे बेकार सी कार रेसिंग को देखने का शौक नहीं है। रेहान और आराध्या की नोकझोंक को देखते हुए अंजलि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और अर्जुन एकदम से रेहान से लिपट कर बोलता है, थैंक यू सो मच सुपर हीरो, अब तो मजा आ जाएगा कार रेसिंग देखने का क्योंकि मैं हमेशा से आपकी कार रेसिंग का फैन हूँ। अर्जुन की बच्चों जैसी हरकतें देखकर अंजलि के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और आहान अंजलि की मुस्कुराहट को देखकर मुस्कुरा रहा था। इधर कुछ ही देर में इन लोगों की बातें खत्म होती है कि तभी अंजलि अपना मोबाइल उठाती है और किसी को कॉल करती है। इधर अंजलि का कॉल दूसरी ही रिंग में पिक होता है तो अंजलि अपनी ठंडी आवाज को नॉर्मल करते हुए बोलती है, शिवम हम लोग जल्दी ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम ममता माँ का ध्यान अच्छे से रखना। तुम जानते हो कि वह टाइम पर खाना वगैरह नहीं खाती है और ना ही वह अपने खाने पीने का और मेडिसिन का ध्यान रखती है। इधर अंजलि की बात सुनकर उधर से शिवम बोलता है, दीदी आप माँ की चिंता मत कीजिए, आप जाइए मैं सब संभाल लूंगा। इधर शिवम की बात सुनकर अंजलि शिवम से 2 मिनट बात कर कॉल कट कर देती है तो आहान अंजलि की तरफ देखकर बोलता है, अंजलि चिंता मत करो, आराध्या अर्जुन और रेहान भी घर पर है, ये माँ को संभाल लेंगे। इधर आहान की बात सुनकर आराध्या का ध्यान भी अब अपनी बहन पर जाता है तो आराध्या एकदम से अंजलि के करीब आकर बोलता है, हाँ दीदी आप जाइए, चिंता मत कीजिए, ममता माँ को मैं संभाल लूंगी और आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उन्हें टाइम पर खाना भी खिलाऊंगी और मेडिसिन भी दे दूंगी, बस आप खुशी खुशी जाइए दादी माँ से मिलने। इधर आराध्या की बात सुनकर अंजलि खुश हो जाती है और एकदम से आराध्या को सीने से लगा लेती है। इसी तरह कुछ देर सभी से बात कर अंजलि और आहान अपने विला के बैक साइड जाते हैं जहां पर एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था। इधर आहान और अंजलि जैसे ही विला के बैक साइड आते हैं तो वहां पर आते ही आहवान के बॉडीगार्ड आहवान के सामने सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं और हाँ बिना किसी पर ध्यान दिए अंजलि का हाथ पकड़ते हुए ही अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और इसी के साथ ही वह हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भर देता है और कुछ ही देर में वह हेलीकॉप्टर दिल्ली के एयरपोर्ट के करीब अपनी उड़ान भर देता है। इधर कुछ ही देर में आहान का हेलीकॉप्टर दिल्ली के एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर जमीन पर उतरता है तो आहान अंजलि को किसी क्वीन की तरह उसे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है और अंजलि का हाथ थमते हुए ही एक गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है जहां पहले से ही एक गाड़ी उनका इंतजार कर रही थी। इधर अंजलि आहान का हाथ थमते हुए ही उसे गाड़ी को देखते हुए उसे गाड़ी के करीब बढ़ती है और कुछ ही देर में आहान और अंजलि उसे गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। अंदर एयरपोर्ट में आहान और अंजलि का प्राइवेट जेट पहले से ही रेडी खड़ा था जहाँ पर रॉबिन पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था।
दूसरी तरफ जैन विला में इस वक्त दीपक राठौर एक कमरे में बैठे हुए थे और उन्हें इस वक्त शिखा जैन अपने हाथों से खाना खिला रही थी। इस वक्त दीपक जी के आंसू उनकी आंखों में साफ नजर आ रहे थे और शिखा जैन अपने भाई को इतने दर्द में देखकर दीपक से बोलती है, दीपक खुद को संभालो, चिंता मत करो, बहुत जल्द वेद का पता चल जाएगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वेद को बहुत जल्द तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी। ये सब बोलते हुए शिखा जी की आंखों में अपने भाई को दर्द में देखकर दर्द था और दिल में तनीषा और निखिल को याद कर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इधर दीपक अपनी बहन की बात सुनकर अपनी बहन के हाथ से खाना खाते हुए बोलते हैं, शिखा आखिर भगवान मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है। मेरी एक मासूम बच्ची 2 साल से कहाँ पर है मुझे नहीं पता। मेरा बेटा जब से अंजलि घर से गई थी तब से ही हम सबसे दूर हो गया था और आज मेरे बच्चे मुझे इतनी दूर है कि मेरी आंखें उन्हें देखने को तरस रही है, लेकिन मैं उन्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर मैंने इतने कौन से गुनाह किए हैं शिखा जो भगवान मुझे इतनी सजा दे रहा है। आखिर मैं किसी का क्या बिगाड़ा है शिखा, क्या बिगाड़ा है। ये सब बोलते हुए दीपक जी की आंखों के सामने अपने बेटे और अंजलि का चेहरा आ रहा था। दीपक को दर्द में देखकर कुणाल जी जो इस कमरे में अभी आए थे वो दीपक की तरफ देखकर बोलते हैं, दीपक ये तुम्हारी ही गलतियां की सजा है जो तुम आज भुगत रहे हो। तुम जानते हो तुमने अनजाने में ही अपने बच्चों को खुद से इतना दूर कर दिया कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने आना ही नहीं चाहते। इधर कुणाल जी की बातों का मतलब शिखा जी तो समझ गई थी, लेकिन दीपक जी के कानों में जैसे ही ये बात पड़ती है तो वह हैरानी से कुणाल की तरफ देखने लगते हैं। इधर कुणाल जी दीपक की हैरानी भरी नजरों को देखकर एक नज़र शिखा की तरफ देखते हैं तो शिखा जी आंखों से ही कुणाल को चुप रहने का इशारा करती है, तो कुणाल जी शिखा की आंखों का इशारा समझते हुए अपनी बात को पलट लेते हैं और वो दीपक की तरफ देखकर अपनी बात को संभालते हुए बोलते हैं, हो सकता है दीपक की अंजलि जानबूझकर तुम्हारे सामने ना आना चाहती हो। मेरे कहने का यही मतलब है कि क्योंकि तुम तो इतने दिनों से अंजलि को ढूंढ रहे हो, वेद भी ढूंढ रहा था, लेकिन अंजलि की तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। इधर कुणाल की बातों का मतलब समझते हुए दीपक जी के दिल में दर्द होता है और वह कुणाल की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम सही कह रहे हो कुणाल, मैं तो एक पिता कहलन के लायक भी नहीं हूँ। ये सब तनीषा और उसे विशाखा की वजह से हुआ है। तनीषा ने अपनी ही सगी बेटी के साथ सौतेली बेटी से भी बुरा व्यवहार किया, यहाँ तक कि मुझे भी कभी उसने सच नहीं बताया कि अंजलि ने कभी कोई गलती की ही नहीं थी। गलतियाँ तो विशाखा करती थी लेकिन सजा मिलनी थी मेरी मासूम बेटी को। ये सब बोलते हुए दीपक जी के दिल में दर्द होता है, उनकी आंखों के सामने बार बार अपनी मासूम बच्ची का आंसुओं से भीग चेहरा आ रहा था। दोस्तों क्या लगता है आपको, क्यों आई है अंजलि प्रीति और विशाखा के सामने क्या चल रहा है? आह्वान रेहान और अंजलि के दिमाग में क्या चल रहा है? निखिल खन्ना और कुणाल के दिमाग में कौन है? कुणाल सिंह, क्या कुणाल सिंह पहुंच पाएगा अंजलि तक? क्या आह्वान पहुंचने देगा कुणाल को अंजलि तक? क्या वेद निकल पाएगा निखिल के चंगुल से बाहर? क्या चल रहा है वेद के दिमाग में? क्या होगा जब तनीषा को पता चलेगा कि विशाखा इस वक्त किसी के कब्जे में है? और क्या होगा जब तनीषा के सामने आएगी विशाखा की वह वीडियो? जी वीडियो में विशाखा की इज्जत की बच्चियों उड़ चुकी है। ये तो अब आपको आगे आने वाले एपिसोड में पता चलेगा दोस्तों। तो अगर कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हर हर महादेव। और अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलें।